टुडे विल स्टार्ट विद द स्ट्रोक। तो स्ट्रोक जैसे आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। इंस्टेड आई वुड से सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। और इसका अगर पेशेंट ट्रीट भी हो जाता है ना, स्ट्रोक रिजॉल्व भी हो जाता है, तो अराउंड 35 to 40% ऑफ द पेशेंट रिमेन पैरालिटिक थ्रू आउट द लाइफ। तो सच अ ड्रेडेड डिजीज, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। अराउंड 3 to 4 वीडियोज इट विल बी देयर। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज द स्ट्रोक? डेफिनेशन क्या है? न्यूरोलॉजिकल एनी सडन ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट विच इज सडन इन ऑनसेट, इट इज मोर फोकल रेदर देन अ ग्लोबल डिस्फंक्शन। इसको पहले एक बार देख लेते हैं। फोकल का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर मोस्टली हमारे पास दो आर्टरीज सप्लाई करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरा है वर्टिब्रल आर्टरीज। तो हमारे पास एट अ टाइम अगर मेरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो मेरी दोनों आर्टरी में से कोई सी भी एक आर्टरी ब्लॉक होगी, तो उसकी वजह से जो मेरे पास लेट सपोज सिर्फ यही एरिया जाएगा, ये वाला एरिया मेरे पास इंटेक्ट रहेगा। तो इट इज मोर लाइक अ फोकल डिस्फंक्शन, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इंस्टेड ऑफ ग्लोबल डिस्फंक्शन। तो स्ट्रोक क्या है? एनी सडन ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट विच इज मोस्टली फोकल एंड विद एडिक्वेट इन्वेस्टिगेशंस इट कम्स आउट टू बी अ वेस्कुलर ओरिजिन। कि जब हम एडिक्वेटली इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो इट्स अ नॉन ट्रॉमेटिक, कोई ट्रॉमा की वजह से नहीं हुआ है। वेस्कुलर ओरिजिन, या तो मेरी जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गई है, रप्चर होने की वजह से उसके अंदर से ब्लीड हो गया है जिसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया है, या मेरी ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट जम गया है, क्लॉट की वजह से आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन डैमेज हो गया है, इस्कीमिक हो गया है। तो एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट विच इज सडन इन ऑनसेट, फोकल इन नेचर, वेस्कुलर इन ओरिजिन एंड लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स। तो ये मेरे पास लेटेस्ट डेफिनेशन है स्ट्रोक की। सडन ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट विच इज फोकल इन नेचर, वेस्कुलर इन ओरिजिन एंड लास्टिंग फॉर मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया स्ट्रोक की व्हाट इज स्ट्रोक। तो अगर कोई भी इस तरह से पेशेंट इन 4 क्राइटेरियाज को जस्टिफाई करता है तो हम उसको लेबल कर सकते हैं कि स्ट्रोक। तो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स, स्ट्रोक को हम 4 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, TIA, जैसे हम सब पढ़ते थे कि एनी फीचर ऑफ स्ट्रोक लास्टिंग फॉर 24 आवर्स। स्ट्रोक हमने पढ़ा था एनी ऑफ दोज 4 क्राइटेरियाज लास्टिंग फॉर मोर देन 24 आवर्स स्ट्रोक। TIA इज लेस देन 24 आवर्स, राइट? ये हमने पढ़ा था, पर नहीं, ये हमारे पास पुरानी डेफिनेशन है, ये अभी लेटेस्ट डेफिनेशन नहीं है। लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है वो चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, नेक्स्ट इज स्ट्रोक, अनदर इज प्रोग्रेसिव स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक इन इवोल्यूशन। जैसे कोई भी मेरे पास पेशेंट आज स्ट्रोक का आया, उसकी लेट सपोज उसको पैरापेरेसिस है ना, या हेमीप्लीजिया है, आधी तरफ की बॉडी काम नहीं कर रही है, तो लेट सपोज उसकी आज वीकनेस जब मैंने देखी तो इट इज़ 2/5, और जब मैं कल पेशेंट को आफ्टर 24 आवर्स दोबारा से इवेल्युएट करा रहा हूँ तो उसकी पावर हो गई 0/5। तो ये जो स्ट्रोक है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, प्रोग्रेस कर रहा है, वीकनेस बढ़ रही है। यानी जो मेरे पास फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट स्ट्रोक की वजह से हो रहा था वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मेरे विद टाइम बढ़ रहे हैं, तो इट इज स्ट्रोक इन इवोल्यूशन। यानी फुल फ्लैश स्ट्रोक अभी हुआ नहीं है, स्ट्रोक अभी भी इवॉल्व करता जा रहा है, तो इट इज स्ट्रोक इन इवोल्यूशन या फिर प्रोग्रेसिंग स्ट्रोक। दूसरा होता है कंप्लीटेड स्ट्रोक। कंप्लीटेड स्ट्रोक क्या है? अगर फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज्यादा तक मेरा जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो स्टेबल हो जाए, तो इट इज कंप्लीट स्ट्रोक। जैसे मेरे पेशेंट को किसी को हेमीप्लीजिया है, तो हेमीप्लीजिया प्रेजेंटेशन पे लेट सपोज पावर इज 2/5, और आफ्टर 24 आवर्स ऑल्सो कोई नया फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं डेवलप हुआ है एंड पावर इज स्टिल 2/5, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट स्ट्रोक। अगर इसके बाद दोबारा से कोई प्रोग्रेसिव वीकनेस आई तो ऐसे में मुझे इवेल्युएट कराना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से कहीं स्ट्रोक हुआ हो, कोई दूसरा स्ट्रोक हुआ हो, क्योंकि ये तो मेरे पास स्टेबलाइज्ड हो गया था। तो ये हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं, TIA, स्ट्रोक, प्रोग्रेसिंग स्ट्रोक और कंप्लीट स्ट्रोक। नाउ विल कम टू ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। जैसे हमने बोला था कि TIA जो है, अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लास्टिंग फॉर लेस देन 24 आवर्स, यानी स्ट्रोक की डेफिनेशन लेस देन 24 आवर्स है, ये डेफिनेशन पुरानी है। तो नई डेफिनेशन क्या है? नई डेफिनेशन के अंदर हमारे पास बस 2 चीज़ें हैं। पिछली डेफिनेशन के हमारे पास टाइम था कि ऑनसेट शुड बी लेस देन 24 आवर्स, तो हमने टाइम को प्रेफरेंस दिया हुआ था कि अगर मेरे पास लेट सपोज कोई भी पेशेंट आया स्ट्रोक वाले सिम्टम्स के साथ आया और स्ट्रोक मेरा रिजॉल्व कर गया लेट सपोज 23 आवर्स के अंदर, भले ही उसका मैंने MRI कराया, MRI के अंदर मेरे पास इस्केमिक चेंजेस हैं, डिफ्यूजन वेटेड MRI कराया क्योंकि डिफ्यूजन वेटेड MRI मेरी अर्लीस्ट डिटेक्ट कर लेता है इस्केमिक चेंजेस या स्ट्रोक को, तो मैंने DW MRI कराया, उसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ स्ट्रोक है। लेकिन फिर भी क्योंकि सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए विद इन 24 आवर्स, मैं इसको स्ट्रोक ना बोल के मैं इसको अभी भी TIA बोलूँगा पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन अब नया क्या है? नए के हिसाब से हमारे पास टिश्यू डायग्नोसिस है इंस्टेड ऑफ टाइम बेस्ड या सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस। टिश्यू बेस्ड मतलब अगर मेरे पास MRI के अंदर स्ट्रोक या इस्कीमिया या हेमरेज के फीचर्स हैं तो इट इज़ स्ट्रोक, भले ही वो 1 घंटे में हो, 48 घंटे में हो या 3-4 दिन बाद हो, है ना। तो इसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहा टाइम का, यहाँ पे टिश्यू बेस्ड डायग्नोसिस है। तो मेरे पास अगर कोई भी पेशेंट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आया, भले ही रेटिनल चेंजेस हों, ब्रेन इस्कीमिया के चेंजेस हों या फिर मेरे पास रेटिनिक इस्कीमिया के चेंजेस हों, और इसके अंदर MRI मैंने कराया, MRI इज सजेस्टिव ऑफ नो इस्कीमिया, तो उसको हम बोलेंगे TIA। तो अभी की डेफिनेशन क्या है? सडन ऑनसेट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट
कुड बी ब्रेन इस्कीमिया, रेटिनल इस्कीमिया या स्पाइनल इस्कीमिया विद नॉर्मल MRI, है ना। तो ये मेरे पास ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है। लेकिन मोस्टली जो इसके अंदर जो TIA होते हैं दे यूज टू रिजॉल्व विद इन 1 आवर। लेकिन ये 1 आवर कोई मेरा मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, ये बस एक सजेस्टिव क्राइटेरिया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ TIA रिजॉल्व विद इन 1 आवर। तो अब मैं 3 पेशेंट्स देखते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है, लेट सपोज फर्स्ट पेशेंट मेरे पास आया, उसको स्ट्रोक लाइक फीचर्स आए, स्ट्रोक लाइक फीचर्स 48 घंटे में 48 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो गए, है ना। मैंने MRI कराया, MRI उसका नॉर्मल है, तो मैं इस पेशेंट को क्या बोलूँगा? अगर मैंने क्या कहा था, स्ट्रोक मैं सिर्फ जब ही कहूँगा जब मेरे MRI के अंदर इस्केमिक चेंजेस आएंगे। अगर इस्केमिक चेंजेस नहीं है और विद इन 48 आवर्स पेशेंट रिजॉल्व कर गया तो इट इज़ TIA। तो इसके अंदर टाइम बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है मेरा कुछ भी, मेरा है टिश्यू बेस्ड क्राइटेरिया। दूसरा पेशेंट है मेरे पास, लेट सपोज 48 आवर्स के अंदर पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए, 48 आवर्स के बाद रिजॉल्व हो गए, और मेरा MRI कराया, MRI के अंदर इस्केमिक चेंजेस हैं, लेकिन पेशेंट नॉर्मल है, जैसी पावर पहले थी वैसी पावर अब है। तो अब मैं उसको क्या बोलूँगा? मैंने क्या कहा था, TIA की डेफिनेशन इज टिश्यू बेस्ड। अगर मेरे पास MRI के अंदर कहीं भी इस्केमिक चेंज या हेमरेजिक चेंज आएगा तो मैं उसको स्ट्रोक ही बोलूँगा, भले ही पेशेंट रिजॉल्व कर गया हो या कोई भी टाइम में आया हो। तो मेरे पास भले ही 48 आवर्स में पेशेंट आया और पेशेंट रिजॉल्व है, लेकिन मेरे पास अगर MRI के अंदर इस्कीमिया है तो मैं इसको स्ट्रोक ही लेबल करूँगा इंस्टेड ऑफ TIA। तो होप आप समझ गए होंगे कि नई डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रोक। नेक्स्ट हम इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं, स्ट्रोक को, हाउ वी कैन क्लासीफाई द स्ट्रोक। तो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में देखें तो स्ट्रोक कुड बी क्लासिफाइड एज हेमरेजिक स्ट्रोक एंड इस्केमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, जो मेरी ब्लड वेसल है वो किसी वजह से रप्चर हो गई, उसकी में से ब्लड मेरा सारा लीक आउट कर गया। तो लीक आउट होने की वजह से जो फर्दर मेरे ब्रेन को जो सप्लाई कर रहा था वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा। प्लस साथ में जो मेरा एक्स्ट्रा विजेट हुआ है ब्लड, वो मेरे ब्रेन पैरेन्काइमा को कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस करेगा तो जो कंप्रेस्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है वो काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अगेन फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएंगे। और दूसरा टाइप का क्या है मेरे पास है, इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या है, किसी भी वजह से अगर मेरी ब्लड विच इज सप्लाइंग द ब्रेन वो ऑक्लूड हो जाए या ठीक से एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई ना कर पाए, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इस्केमिक स्ट्रोक। अब वो हो सकता है कुड बी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ वेसल की वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई मेरे पास कम हो गई, और कम ब्लड सप्लाई की वजह से इस्कीमिया हो गया। तो कुड बी दिस, और कुड बी कि कहीं पे मेरे पास एम्बोलाई था, वो एम्बोलाई मेरा वहाँ से डिसलॉज होकर यहाँ आके वेसल के अंदर अटक गया, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे ब्लड वेसल की सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो गई तो इधर इस्कीमिया हो गया एंड पेशेंट विल डेवलप स्ट्रोक। तो स्ट्रोक कुड बी क्लासिफाइड एज हेमरेज, हेमरेजिक स्ट्रोक, प्राइमरी हेमरेजिक स्ट्रोक, इट कुड बी इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज और इट कुड बी सबएरेक्नोइड हेमरेज, जैसे बेरीज एन्यूरिज्म रप्चर। तो इट इज अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ टोटल स्ट्रोक। सिर्फ 15% ऑफ स्ट्रोक आर हेमरेजिक स्ट्रोक, रेस्ट ऑफ द स्ट्रोक दैट इज 85% ऑफ स्ट्रोक आर इस्केमिक स्ट्रोक। अब इस्केमिक स्ट्रोक को फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो आउट ऑफ 85% 20% ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक आर एथेरोस्क्लेरोटिक इन नेचर। एथेरोस्क्लेरोटिक मतलब या तो हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुआ हो, ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से यहाँ से मेरे पास ब्लड सप्लाई कम हो गई, या दूसरा कारण हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस कहीं और डेवलप हुआ है, नीचे किसी वेसल के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुआ, ये एथेरोमा जो है ये डिसलॉज हुआ। डिसलॉज होने के बाद इसको कहेंगे एथेरोजेनिक एम्बोलाई। ये एथेरोजेनिक एम्बोलाई ट्रैवल होके आगे ट्रैवल करके यहाँ पे ऑक्लूड कर गया इस वेसल में, जिसकी वजह से मेरे पास आगे इस्कीमिया डेवलप हो गया। तो इट विल बी कंसिडर्ड ऑल्सो एज एथेरोस्क्लेरोटिक सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज। तो इट इज ऑल्सो नोन केस ऑफ स्ट्रोक। तो इस्केमिक स्ट्रोक आउट ऑफ 85% 20% आर ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज। तो इट कुड बी डायरेक्टली अ एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द सेरिब्रल वेसल, या हो सकता है कि कहीं से एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बोलाई आई हो, एथेरोजेनिक एम्बोलाई बाहर से डिसलॉज होकर यहाँ पे ऑक्लूड करे हो। दूसरा टाइप होता है मेरे पास पेनिट्रेटिंग आर्टेरियल डिजीज। पेनिट्रेटिंग आर्टेरियल डिजीज में क्या होता है, जैसे हमारे पास कई डिजीजेज हैं ब्रेन की, वो हम पढ़ेंगे, आर्टराइटिस हो गया, मोया हो गया। तो उनके अंदर बेसिकली स्मॉल आर्टरीज रहती हैं जो मेरे ब्रेन पैरेन्काइमा को पेनिट्रेट करके स्मॉल स्ट्रक्चर्स को परफ्यूज करती है। तो ऐसे में अगर वो आर्टरी किसी वजह से डैमेज हुई, ऑक्लूड हुई, टिपिकली इट इज सीन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स एंड डायबिटिक पेशेंट्स। क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्रॉनिक डायबिटीज, इसके अंदर ये आर्टेरियल सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो अगर कभी भी ये डैमेज हुई तो मेरे पास यहाँ पे स्मॉल लेक्यूनाई ऑफ इन्फार्क्ट बन जाएगी, बहुत छोटा एरिया होगा इन्फार्क्ट का। तो कई बार ये अननोटिस निकल जाते हैं कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, हमने किसी और वजह से MRI कराया, उसके अंदर ये मेरे पास फाइंडिंग्स आ गई। लेकिन अगर यही आर्टरी किसी मेरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को परफ्यूज कर रही हो, जैसे या तो इंटरनल कैप्सूल हो, बेसल गैंग्लिया हो, तो ऐसे में छोटा सा इन्फार्क्ट भी मेरे पास प्रोनाउंस्ड नीचे इफेक्ट दिखाएगा, तो जिसकी वजह से ये लेक्यूनर इन्फार्क्ट भी मेरे पास स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज कार्डियोजेनिक एम्बोलाई। कार्डियोजेनिक एम्बोलाई में क्या है, ये मेरे पास हार्ट है, तो हार्ट में मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेट सपोज किसी भी वजह से मेरे पास ब्लड क्लॉट यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में बना, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरे पास आयोटा निकलेगी, उस आयोटा का एक ब्रांच होती है
जो ब्रेकियोसेफेलिक प्लस जो कैरोटिड्स है जो मेरे ब्रेन को सप्लाई करती हैं वो अयोटा से निकलती हैं। तो वो जो कैरोटिड्स हैं अगर उसके अंदर जाके मेरे पास एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं, यहाँ पे क्लॉट, अगर क्लॉट वहाँ जाके मेरे पास स्टक हो गया, वेसल को ऑक्लूड कर गया, तो जो मेरे ब्रेन की सप्लाई है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से अगेन इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से पेशेंट विल प्रेजेंट ए स्ट्रोक। अब कार्डियोजेनिक एम्बोलाई यानी ये जो हार्ट के अंदर एम्बुलेंस है बना क्यों? इट कुड बी ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन, इट कुड बी ड्यू टू वॉल डैमेज। यहाँ जो मेरे वॉल्स हैं यहाँ पे और यहाँ, इनके डैमेज की वजह से अगेन देयर कुड बी फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और देयर कुड बी वेंट्रिकुलर थ्रोम्बाई, वेंट्रिकल के अंदर थ्रोम्बाई बन सकता है। देन अनदर 30% ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक आर ड्यू टू क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक क्या होता है? क्रिप्टोजेनिक का मतलब होता है हिडन, कि इसके अंदर एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं लग पा रहा है। तो जब पता नहीं लगता तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ पेशेंट को ज़्यादा इवेल्युएट कराना पड़ता है। तो इसका एक एग्जांपल होता है क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म या पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। नॉर्मली क्या होता है, जैसे किसी भी पेशेंट को डीवीटी हुआ, डीवीटी क्या है? वीनस सिस्टम के अंदर मेरे पास किसी भी वजह से क्लॉट बन गया। तो जब वेन से क्लॉट बनेगा तो यहाँ मेरे पास अगर वो वहाँ से डिसलॉज होगा तो मेरे पास हार्ट में आएगा, तो किधर आएगा? वो आएगा राइट एट्रियम के अंदर, क्योंकि वीनस सिस्टम मेरा सारा राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। राइट एट्रियम से वो किधर जाएगा? वो जाएगा मेरे पास राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से वो मेरे पास जाएगा लंग्स के अंदर, है ना? तो वो मेरे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है मेरे पास? यहाँ लेट सपोज मेरे पास पेटेंट फोरामेन ओवेल है, पीएफओ है, या फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। तो जो मेरे पास डीवीटी से क्लॉट आया वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने की बजाय वो डायरेक्टली पेटेंट फोरामेन ओवेल से मेरे पास लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और सेम फिर वो जाएगा ब्रेन में, वहां पे जाके ऑक्लूड करा देगा। तो पैराडॉक्सिकल एम्बुलेंस, तो जहां से हम सोच रहे थे कि यहाँ से तो ब्रेन में आ ही नहीं सकता एम्बुलेंस, यानी डीवीटी से मेरे पास ब्रेन तक नहीं आ सकता, लेकिन वो पेटेंट फोरामेन ओवेल की वजह से ब्रेन तक आ गया, वीनस एम्बुलेंस आर्टीरियल सिस्टम में आ गया, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बुलिज्म। तो ये हमारे पास अराउंड 30% ऑफ द केसेस को कॉज करता है। अनदर रेस्ट 5% आर अनयूजुअल कॉजेज, जैसे कोई भी प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रोम्बोसिस इज इंक्रीज्ड, जैसे प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, तो ऐसे कि पेशेंट प्रो कोएगुलेंट स्टेट में चला जाएगा जहां पे चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रोम्बस इंक्रीज्ड। दूसरा, आर्टीरियल डाइसेक्शन, अगर किसी भी वजह से मेरी आर्टरी की वॉल के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, तो अगर मेरे पास आर्टरी की वॉल के अंदर ब्लीड होगा तो मेरे पास आर्टरी की वॉल थिकेंड हो जाएगी। जब आर्टरी की वॉल थिकेंड हो जाएगी तो मेरे पास जो आर्टीरियल ल्यूमन है उसका साइज छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन होगा और पेशेंट विल डेवलप स्ट्रोक। अनदर इज आर्टराइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टीरियल वॉल। इन्फ्लेमेशन होगा तो अगेन इन्फ्लेमेशन विल कॉज सेलुलर स्वेलिंग, जिसकी वजह से आर्टरी का कैलिबर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अनदर इज माइग्रेन या वेजोस्पाज्म, माइग्रेन के अंदर भी वेजोस्पाज्म होता है। अगर सीवियर वेजोस्पाज्म होगा तो इट विल कॉज डिक्रीज परफ्यूजन एंड स्ट्रोक। या कोई ड्रग अब्यूज में हमारे पास मोस्टली दो ड्रग्स हैं जो इंडिकेटेड हैं, जो अब्यूज की जाती हैं। फर्स्ट इज निकोटीन एंड अनदर इज एम्फेटामिन्स, जो कि अगेन वेजोस्पाज्म करवाने की वजह से हाइपोपरफ्यूजन करेंगी। तो निकोटीन एंड एम्फेटामिन आर ऑल्सो कॉज ऑफ स्ट्रोक। तो ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रोक का, कि किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं पेशेंट ऑफ स्ट्रोक। तो अब जैसे ये सेम चीज़ है, हमने देखा था हेमरेजिक स्ट्रोक, यहाँ पे हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक है, इस तरफ हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, किसी भी वजह से मेरे पास यहाँ पे आर्टीरियल वॉल रप्चर हो गई, जिसकी वजह से सारा ब्लड लीक आउट कर गया। तो ये जो ब्लड लीक आउट कर गया तो इसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास ब्लड ब्रेन को कम जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन हुआ, और जो ब्लड मेरे पास एक्स्ट्रा विजिट कर गया था ये मेरे पास ब्रेन पैरेन्काइमा को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएंगे। वहीं ये दूसरा मेरे पास इस्कीमिक स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, या तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एथ्रोमा डेवलप हो चुका है, एथ्रोस्क्लेरोसिस डेवलप हो चुका है, जो मेरे पास वेसल के ल्यूमन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए था वो ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन एंड स्ट्रोक। या दूसरा हो सकता है कि क्लॉट मेरे पास कहीं और से डिसलॉज होके आया और वो क्लॉट आके इधर यहाँ पे मेरे पास ऑक्लूड कर गया वेसल को, जिसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन एंड स्ट्रोक। तो स्ट्रोक को हम देखने के लिए स्ट्रोक को देखने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई कैसी होती है। जब भी हम पेशेंट के सिम्टम्स के बेसिस पे देख के बता सकते हैं कि मोस्ट लाइकली कौन सी आर्टरी हमारी ब्लॉक हुई है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन देखना इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन देखने में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन को हमारी कौन कौन सी वेसल सप्लाई करती है? ब्रेन को सप्लाई करती है हमारी सिर्फ दो ही आर्टरीज, दो कैरोटिड आर्टरी और दो वर्टिब्रल आर्टरी। इन दो आर्टरी से ही मेरे पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई है। तो जैसे मेरे पास लेट सपोज ये मेरे पास यहाँ पे हार्ट है, तो हार्ट से मेरे पास ये अयोटा है, अयोटा की आर्च है। तो ऑन राइट साइड ये एक ब्रांच देती है जिसको बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे जाके दो आर्टरीज में टर्मिनेट हो जाती है। ये है राइट साइडेड सबक्लेवियन आर्टरी और ये कॉमन कैरोटिड।
और जो कॉमन कैरोटिड है ये ऊपर जाके फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है। दिस वन इज एक्सटर्नल कैरोटिड और ये है इंटरनल कैरोटिड। ये इंटरनल कैरोटिड दोनों मिलके मेरे ब्रेन को सप्लाई करेंगी। ये एस्टेब्लिश करती है मेरा एंटीरियर सर्कुलेशन। ब्रेन का सर्कुलेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एंटीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर सर्कुलेशन। एंटीरियर सर्कुलेशन इज बाय कैरोटिड्स एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन इज बाय वर्टिब्रल आर्टरी। और जो वर्टिब्रल आर्टरी फिर कहाँ से आएगी? वर्टिब्रल आर्टरी आती है मेरे पास दोनों तरफ सबक्लेवियन से। तो ये जो मेरे पास यहाँ सबक्लेवियन थी ये मेरे को देगी वर्टिब्रल आर्टरी, जो मेरा पोस्टीरियर सर्कुलेशन दोनों तरफ का एस्टेब्लिश करेगी। तो ये तो हो गया मेरा राइट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर ये होता है मेरे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी नहीं होती। मेरे पास जो कॉमन कैरोटिड निकलती है इट इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एओर्टिक आर्च। यहाँ से मेरे पास डायरेक्टली आती है लेफ्ट साइडेड कॉमन कैरोटिड, जो आगे जाके दो में डिवाइड होगी। दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड, दिस इज इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड अगेन एंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन, और दूसरी लेफ्ट सबक्लेवियन विच इज ऑल्सो डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, और ये मेरे को सप्लाई करेगी यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी, जो मेरा पोस्टीरियर सर्कुलेशन एस्टेब्लिश करेगी। यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं। तो जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास अगेन राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक, ये मेरे पास सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड में डिवाइड होगी। कॉमन कैरोटिड आगे जाके मेरे पास यहाँ एक्सटर्नल कैरोटिड और ये इंटरनल कैरोटिड, और जो सबक्लेवियन है वहाँ से मेरे पास निकलेंगी दोनों तरफ से वर्टिब्रल आर्टरी। वहीं मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड के अंदर मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक ब्रांच आएगी कॉमन कैरोटिड, जो फर्दर डिवाइड हो जाएगी यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड और सीधा ऊपर चली जाएगी इंटरनल कैरोटिड, और यहाँ से सबक्लेवियन अगेन डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, जो मेरे को डायरेक्टली वर्टिब्रल आर्टरी दे देगी। वर्टिब्रल आर्टरी पीछे से जाके दोनों मेरी आगे जाके मर्ज हो जाएंगी एंड दे विल फॉर्म बेसिलर आर्टरी। ये ऊपर जाके दोनों एंटीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर सर्कुलेशन आपस में कोलेटरल्स देते हैं, और इससे मेरे पास ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। ये सर्कल ऑफ विलिस रिस्पॉन्सिबल रहता है मेरा पूरा ब्रेन की ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। तो सर्कल ऑफ विलिस क्या होता है? जैसे मैंने बताया एंटीरियर सर्कुलेशन विच इज बाय कैरोटिड। कैरोटिड मेरे पास टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये दो आर्टरीज मेरे पास बनाती हैं एंटीरियर सर्कुलेशन, और पोस्टीरियर सर्कुलेशन बनता है मेरा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। ये मेरा बनाती है पोस्टीरियर सर्कुलेशन। इन दोनों के बीच में जो कोलेटरल बनने की वजह से एक सर्कल फॉर्म होता है एट द बेस ऑफ स्कल या बेस ऑफ ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ये मेरे पास सर्कल ऑफ विलिस है। सर्कल ऑफ विलिस में जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो नीचे से आ रही है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की मेरे पास 4 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सबसे पहले ऑप्थेल्मिक आर्टरी को देती है, जो मेरी आई को ऑप्टिक को सप्लाई करती है। प्लस अनदर इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी मेरे पास पोस्टीरियर सर्कुलेशन से कम्युनिकेट करती है, वो चीज़ देखेंगे अभी कैसे करती है। एंड इट फर्दर लास्ट में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। द बिगर ब्रांच दैट इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और आगे की तरफ एक सप्लाई कर देती है दैट इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों तरफ की आगे जाके एक कॉमन आर्टरी के थ्रू कम्युनिकेट करती है विच इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दैट इज एकॉम। ये अगेन एक कोलेटरल बनता है, और जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है मेरे पास दो तरफ से वर्टिब्रल आर्टरी। इधर मेरे पास 2 वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये दोनों कॉमन दोनों ज्वाइन करके यहाँ मेरे पास बन जाती हैं बेसिलर आर्टरीज। बेसिलर आर्टरी आगे जाके टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड होती है विच इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कम्युनिकेट करती है ये जो मेरी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच थी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पीकॉम। तो इस तरह से मेरा सर्कल ऑफ विलिस बनता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रांच देती है एमसी और एसीए, जो मेरा बनाती है एंटीरियर सर्कुलेशन, वो कम्युनिकेट करता है मेरा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से विच इज अ ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये मेरा बनता है सर्कल ऑफ विलिस। ये मेरे पूरी ब्रेन की ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जैसे मैंने बताया था इसकी 4 ब्रांचेस होती हैं हमारे पास। जो 4 ब्रांचेस टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी हैं? सबसे पहली थी मेरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, दूसरी ब्रांच थी इसकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, तीसरी थी इसकी एमसीए जो लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है, और फिर है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये 4 इसकी टर्मिनल ब्रांचेस थी जो मेरे पास जैसे अब यहाँ पे कैरोटिड्स देख सकते हैं। ये मेरे पास कॉमन कैरोटिड है, कॉमन कैरोटिड डिवाइड हुई एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड जब ऊपर जाएगी तो फर्स्ट ब्रांचेस ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी ब्रांच आएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो मेरा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से ज्वाइन करके पोस्टीरियर सर्कुलेशन से एंटीरियर सर्कुलेशन को ज्वाइन कराएगी। और फिर ये टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी? जो बड़ी ब्रांच है दैट इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या आता है, देखो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ऑप्थेल्मिक आर्टरी का बताता हूँ। जैसे अगर मेरे पास ये कैरोटिड्स हैं, ये कॉमन कैरोटिड है, ये एक्सटर्नल, और ये मेरे पास इंटरनल सीधी ऊपर चलेगी। अगर किसी भी वजह से मेरे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो जाए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई यहाँ पे, इधर कहीं ब्लॉक हो गई अबव द डाइवर्जन, तो ऐसे के अंदर मेरे पास इस्कीमिया होगा ब्रेन का। तो इस्कीमिया होगा ब्रेन का, तो ब्रेन का हमारा वाइटल स्ट्रक्चर है, उसको हमें किसी भी वजह से सेव करना है। तो ब्रेन को सेव करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वहाँ से भी मेरा सारा ब्लड ले लेगी ब्रेन को सप्लाई करने के लिए।
तो जब ऑप्थेल्मिक आर्टरी से सडनली ब्लड सारा विड्रॉ होगा, तो उसकी वजह से अगर कोई भी पेशेंट मेरा सडन ब्लरिंग ऑफ विजन के साथ आ रहा है, सडन होना चाहिए है ना, ऐसा नहीं कि ग्रेजुअल एक एक दो दो दिन पे आ रहा है, नहीं, सडन सडन ऑनसेट ब्लरिंग ऑफ विजन या सडन लॉस ऑफ विजन के साथ आ रहा है यूनिलेटरल, तो ऐसे में मैं स्ट्रोक मैं सस्पेक्ट करूंगा कि हो सकता है मेरे पास आईसीए ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, आईसीए स्ट्रोक हो रहा हो या आईसीए ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वो चीज़ मेरे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी की सिग्निफिकेंस आती है। ब्रांचेस ऑफ आईसीए में आईसीए की एक छोटी ब्रांच होती है हाइपोफाइजियल आर्टरी। हाइपोफाइजियल आर्टरी मेरे पास पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को सप्लाई करती है। ये हम जब स्ट्रोक देखेंगे तो उसके अंदर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे इसका क्या है। तो ब्रांचेस में ऑप्थेल्मिक आर्टरी हमने देख लिया, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमने देख लिया, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी है, ये हमारे कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई करती है, टेम्पोरल लोकी प्लेक्सस को। तो ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की हमने सारी ब्रांचेस देख ली। इसके अंदर मोस्टली जो हमें याद रखना है वो है कि फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी, अनदर इज दिस पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, फिर इसके अंदर मिडल सेरेब्रल आर्टरी और एक एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। तो एनसीए क्या है, हमारे पास बिगर टर्मिनल ब्रांच है और जो एसीए है वो छोटी टर्मिनल ब्रांच है। तो हम सप्लाई देखेंगे कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती है। प्लस एक ये चीज़ और याद रखना है, हम बाद में भी देखेंगे कि लेफ्ट साइड मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो स्पीच सेंटर टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, वो लेफ्ट साइड वाली उसको सप्लाई करती है। तो जब ये डैमेज होगी तो इसके अंदर मेरे पास ये टेम्पोरल लोब इफेक्ट होगा, टेम्पोरल लोब के इफेक्ट की वजह से मेरे पास स्पीच सेंटर डैमेज होगा। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दोनों हमारे पास जब निकलेंगी तो आगे दोनों जाके कम्युनिकेट करती हैं वाया एकॉम, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू दोनों कम्युनिकेट करती हैं, जिसकी वजह से मेरा कोलेटरल्स बनते हैं। तो यहाँ पे जब ये एक प्लस ये और याद रखना है कि जो मेरा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो मेरा बेसल गैंग्लिया कॉर्पस स्ट्राइटम को भी सप्लाई करती है। तो ऐसे में मेरा बेसल गैंग्लिया भी इन्वॉल्व होगा, अगर हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इफेक्ट होगी। फिर हम ये हमारा तो हो गया अब एंटीरियर सर्कुलेशन ब्रेन, जो हमारा आईसीए, एमसीए और एसीए के थ्रू बनाया। अब हम देखते हैं वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी थी, जो कि हमारी ब्रांच थी दोनों तरफ की सबक्लेवियन आर्टरी से। वो सबक्लेवियन आर्टरी से वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाएगी, ऊपर जाके वो मेरे पास दोनों एक आर्टरी के अंदर मर्ज हो जाएगी, जो बनेगी मेरी बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी फर्दर मेरे पास दो में डिवाइड होगी, सेरेब्रल आर्टरी। तो इसके अंदर जैसे हमने देखा था ब्रांचेस क्या है मेरे पास, सबसे पहले वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस देख लेते हैं। तो वर्टिब्रल आर्टरी की स्पाइनल ब्रांचेस है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो मेरे स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेंगे। प्लस पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो ये सेरिब्रल आर्टरी नहीं है, ये मेरे सेरिब्रम को नहीं सप्लाई कर रही है, ये सेरिबेलर आर्टरी, ये मेरे सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये मेरे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर और वर्मिस को सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गया। प्लस फिर ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मेरी बेसिलर आर्टरी में जाके मर्ज हो जाएंगी। तो बेसिलर आर्टरी को किस किस को सप्लाई करती है, इसके ब्रांचेस क्या क्या हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये अगेन सेरिबेलम को सप्लाई करेगी। प्लस अनदर इज लेब्रेंथाइन आर्टरी। तो अगर किसी भी वजह से बेसिलर आर्टरी में इन्फाक्ट होगा तो इट विल अफेक्ट द लेब्रेंथाइन आर्टरी, जिसकी वजह से मेरे पास इंटरनल ईयर यानी मेरे पास सुनाई नहीं देगा, है ना। इंटरनल ईयर डैमेज होगा। इंटरनल ईयर की वजह से क्या क्या इंप्लीकेशंस आएंगे, पेशेंट विल डेवलप सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। प्लस इसके साथ क्या होगा, वेस्टिबुलर सिस्टम मेरा इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आएंगे, वर्टाइगो, डिजीनेस आएगा और साथ में निस्टैग्मस आएगा। प्लस ये सप्लाई पोंटाइन आर्टरी सप्लाई करती है। तो अगर ये डैमेज होगा तो पोन्स डैमेज होगा। पोन्स में मेरे पास होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जब इन्वॉल्व होगा तो सडनली पेशेंट कैन डेवलप रेस्पिरेटरी फेलियर, तो चांसेस ऑफ कोमा एंड डेथ विल इंक्रीज। प्लस सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये अगेन इट विल सप्लाई द सेरिबेलम एंड सेरिबेलर पेडंकल्स। वो चीज़ एक बार इंप्लीकेशंस देखेंगे जब हम ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स देखेंगे। तो ये हमारे पास लास्ट सर्कल ऑफ विलिस में यही आ गया। ये मेरे पास वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम है। तो इसके अंदर ये मेरे पास दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये आगे जाके मर्ज हो जाती है, मेरे पास बनाती है बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच मेरे पास होती है यहाँ पे एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके बाद मेरे पास आती है लेब्रेंथाइन, जो ईयर को सप्लाई करेगी। फिर इसके बाद आती है मेरे पास मल्टीपल पोंटाइन आर्टरीज, जो पॉन्स को सप्लाई करेगी। फिर आती है मेरे पास सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और फिर ये आगे जाके टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, विच इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो मेरे पास पोस्टीरियर सर्कुलेशन एस्टेब्लिश करेगा। तो बेसिलर आर्टरी का अगर किसी भी वजह से ऑक्लूजन हुआ तो मेरे पास क्या दिक्कत आएगी, जैसे मैंने बताया था कि मेरा पॉन्स काम नहीं करेगा। तो पॉन्स काम नहीं करेगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर इन्वॉल्व होगा, पेशेंट कैन डेवलप कोमा, पेशेंट को डाई ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये मेरे पास इंप्लीकेशंस हैं। वहीं मेरे पास अगर लेब्रेंथाइन इन्वॉल्व हुई तो उसकी वजह से डेफनेस होगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, प्लस साथ में वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन होगा, जिसकी वजह से वर्टाइगो आएगा, चक्कर होगा, फॉल की हिस्ट्री होगी, प्लस साथ में निस्टैग्मस भी आएगा। अब ये मेरे पास लास्ट आ जाता है कि कौन सी आर्टरी विच पार्ट ऑफ ब्रेन को मेरे सप्लाई करती है। तो जैसे यहाँ मेरे पास तीन व्यू हैं, ये है लेटरल व्यू, ये हम ब्रेन को साइड से देख रहे हैं। ये है मीडियल व्यू, हम ब्रेन को मीडियल साइड से देख रहे हैं। और तीसरा मेरा आता है इन्फीरियर व्यू, हम यहाँ ब्रेन को नीचे से देख रहे हैं। तो अगर सिर्फ एक वर्ड में बोलूँ तो लेटरल व्यू इज सप्लाइड बाय एमसीए। ये है मेरे पास, ये जो लाइट ब्लू एरिया है ये सारा है मेरे पास एमसीए। जो मीडियल पार्ट है वो मेरा सप्लाई होता है एसीए से, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये जो मेरे पास ग्रीन एरिया है दिस इज एसीए। और फिर उसके बाद अगर मैं इन्फीरियर पार्ट बोलूँ तो इन्फीरियर पार्ट मेरे को सप्लाई करता है पीसीए। तो इसके अंदर अगर लेटरल साइड में देखोगे, लेटरल साइड में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज वाया एमसीए, प्लस सम पार्ट ऑफ लेटरल कॉर्टेक्स, अपर लेटरल कॉर्टेक्स इज वाया
ACA। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा अगर मेरे पास बाई चांस ACA इन्फाक्ट आता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा मोटर ह्यूमनकुलस बनाते थे हम। मोटर ह्यूमनकुलस के अंदर यहाँ पे मेरे पास लेग का एरिया आएगा। तो अगर किसी भी वजह से लेग के अंदर पैरालिसिस हुआ, पैरापेरेसिस हुआ, तो ऐसे के अंदर मेरे पास पैरापेरेसिस होगा ACA टेरिटरी के अंदर। लेकिन बाकी अगर मेरे पास फेस में हुआ, आर्म में हुआ, तो ऐसे में मेरे पास MCA इन्वॉल्व होगी। वहीं पे मीडियल साइड में अभी तो बस नॉर्मल के यही याद रखना है, मीडियल इज बाई ACA एंड इंफीरियर इज बाई PCA। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज मोस्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रोक एंड द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। इसके आगे हम जो स्ट्रोक को है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन वाइज पढ़ेंगे। हम उसको सिंड्रोम वाइज पढ़ेंगे कि देयर कुड बी ICA सिंड्रोम, PCA, MCA, ACA, कौन कौन सी टेरिटरीज में ब्लॉक होगा, तो जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। देन लेटर विल कम टू द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक, हाउ वी हैव टू रश एंड हाउ वी हैव टू मैनेज द पेशेंट। तो साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। आई विल फील ग्लैड टू क्लियर दिस। दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।